प्रोसेस ग्रुप्स जिसमें हमारे पास इनिशिएशन है, प्लानिंग है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो रही है, एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग, हर एक फेज के अंदर आपके ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। इनिशिएशन भी हो रही होती है, प्लानिंग भी हो रही होती है, एग्जीक्यूशन भी हो रही होती है, क्लोजिंग भी हो रही होती है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। सो एक फेज अगर आपका फ्रंट एंड डिजाइन है तो उसमें ये सारी चीजें हो रही होंगी। एक फेज आपका प्लान डिटेल डिजाइन है तो उसमें भी हो रही होंगी। एक फेज आपका प्लान कंस्ट्रक्शन है तो उसमें भी ये चीजें हो रही होंगी। सो एक फेज और दूसरे फेज, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री डिजाइन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ ओवरलैप मौजूद होता है। So there is a kind of overlap that is present. So one phase is not completely done before you start the next phase. So there is a overlap जो कि phases के दरमियान होता है. So this was the end of our first section. So any questions? So this was an introductory kind of a thing. इसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की, प्रोजेक्ट्स की बात की, प्रोग्राम्स की बात की, पोर्टफोलियोज की बात की, फेजेस की बात की, प्रोसेस ग्रुप्स की बात की, और हमने जो है प्रोग्राम्स, पोर्टफोलियो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी की बात की। सो दिस वाज स्टैंडर्ड और रेगुलेशन में क्या फर्क होता है, ये बेसिक्स हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस किया। अभी कोई कंफ्यूजन या अगर कोई पॉइंट तो वी कैन डिस्कस इट। सर जरा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम है इसके रिलेशन पे जरा दोबारा रोशनी डालिएगा। पोर्टफोलियो जो होता है ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे होता है। आप कोई भी प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें कंबाइन कर सकते हैं जो कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो। प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स का रिलेटेड होना जरूरी नहीं होता। सो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कहती है कि यार ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे प्रोग्राम्स हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये आपका एक किस्म का प्रोग्राम बन गया, सॉरी पोर्टफोलियो बन गया। प्रोग्राम होता है जिनका जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका गोल एक होता है, यानी एक गोल है कि अगर एक प्रोजेक्ट को मैं डिले करूंगा बीच में तो प्रोग्राम ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाएगा। सो उसके मुताबिक आप प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करते हैं रिलेटेड प्रोजेक्ट से, और जिनका गोल एक होता है उनको प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट जिनका एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है जिसका एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है, और आप कोई भी सर्विस, रिजल्ट वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये तीनों में फर्क है। एनी कंफ्यूजन, अभी भी कोई डाउट है तो जी जनाब, कोई डाउट है? चलें आगे। अच्छा जी, अब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं। आसिफ साहब और कयूम साहब ने मुझे ये कहा कि कॉस्टिंग के ऊपर ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें फोकस किया जाए अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट पे। तो एक तो हमने बेसिक्स कवर कर दिए, अब हम बजटिंग, कॉस्टिंग या अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट क्या होती है इसके ऊपर थोड़ा सा, इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है हम रोशनी डालेंगे। अच्छा जी, हमारे 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग कंट्रोल है, क्लोजिंग है, और इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं हर एक ग्रुप में। अगर प्लानिंग में देखा जाए तो कॉस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से कौन से प्रोसेसेस हैं? कौन से प्रोसेसेस हैं? सो प्लानिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेट कॉस्ट, डिटरमिन बजट्स, ये हमारे मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो कि हमने करने हैं। और मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिहाज से हमारे पास कंट्रोल कॉस्ट, ये हमारे प्रोसेसेस हैं जो हमने करने हैं। ठीक है।
सो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमने करने हैं प्लानिंग के लिहाज से, प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेट कॉस्ट, डिटरमिन बजट और कंट्रोल कॉस्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिहाज से। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्राइमरी कंसर्न है कॉस्ट ऑफ recourse नीड्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। The cost management planning is done early in the project planning phase and sets the framework for cost management processes so the performance will be efficient or coordinated. So cost management planning जो है वो done early in the project planning phase होती है and sets the framework of the cost management process के performance जो है वो हमारी efficient हो और coordinated हो। So cost management cost के साथ होता है। एक खातून थी, मैं एक जगह पे कर रहा था, सेमिनार दे रहा था, तो वहां पे उसने मुझे कहा कि मैं इंटीरियर डिजाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसने कहा ये इंटीरियर डिजाइन तो मैं खुद बनाऊंगी, तो इसमें तो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? औरत कह रही थी कि मैं खुद करूंगी इंटीरियर डिजाइन, तो मुझे तो कोई कॉस्ट, मेरे इस प्रोजेक्ट में तो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है कि मैं खुद इंटीरियर डिजाइन बनाऊं। सर मैन भी काउंट होते हैं ना सर उसके अंदर, सर उसका जो टाइम है। वेरी गुड। सो बेसिकली हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, तो बेसिकली हम अपना जो टाइम हम दे रहे हैं वो दैट इज आवर आवर्स, एंड हर एक आवर्स के मैन आवर्स की एक कॉस्ट होती है। अब वो चार्ज करे या ना चार्ज करे उसकी अपनी मर्जी है। सो हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं और कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। So project management, cost management should consider the stakeholders requirements. Basically होता ये है कि हमारे मुख्तलिफ stakeholders requirements देते हैं। stakeholders कौन होते हैं? What are stakeholders? जी जनाब, stakeholders कौन होंगे? सर कस्टमर भी हो सकते हैं सर, हर जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो या उसको प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट हो या वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हो, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा। कोई positively or negatively affected by the project is known as a stakeholder. So somebody who is may positively या negatively affected by a project जो है वो stakeholder होता है। आपका एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट बाय द स्टेक होल्डर, वो आपका स्टेक होल्डर होगा। ठीक है। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, तो हमने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हमें रिक्वायरमेंट्स देते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर हम अपना स्कोप बनाते हैं, स्कोप की बेस के ऊपर हम अपना WBS बनाते हैं और WBS की बेस पे हम प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाते हैं और बेसिकली ये हम उसके मुताबिक फिर हम अपनी कॉस्टिंग करते हैं कि हर एक एक्टिविटी पे कितनी कॉस्ट चाहिए। So, project cost management should consider stakeholders' requirement for managing cost. So, plan cost management, the process of establishing policies, procedures, and documentation for planning, managing, expending, and controlling project cost को हम plan cost management कहते हैं। So, प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारी इनपुट्स होती हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, हमारी आउटपुट्स होती हैं। इनपुट्स, हर एक प्रोसेस में इनपुट्स, आउटपुट्स और टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। कोई डिफाइन करना चाहेगा कि इनपुट्स क्या होती हैं, आउटपुट्स क्या होती हैं और टूल्स एंड टेक्निक्स क्या चीज होती है? जी जनाब। एनीबडी? इनपुट में आपने प्रोजेक्ट के लिए इनपुट में आपका नॉलेज भी आ सकता है, आप इंटेलेक्चुअल जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इसमें इनपुट आ जाती है, और इसी तरह जो ऑपरेशन की बात करते हैं उसमें रॉ मटेरियल भी इनका इनपुट आती है। जब भी आप कोई प्रोसेस की बात करते हैं ना तो कुछ इनपुट्स होती हैं, उसके ऊपर कोई आप टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उससे आपको डिफरेंट आउटपुट मिलती है।
सो पहले इनपुट्स होती हैं, उनके ऊपर कोई टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट मिलती है. सो इनपुट्स हैं आपकी प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स. एंटरप्राइज प्रोजेक्ट चार्टर आपका शुरू में एक डॉक्यूमेंट बनता है, इसमें हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स असाइन होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है. देन यू हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जिसके अंदर आपके टाइम ड्यूरेशन होते हैं, शेड्यूल होता है. एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर आपका फैक्टर्स हैं कि आप किस मार्केट में हैं, गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस हैं, वो सारी एक्सचेंज वगैरह है. एंड ओपीएज आर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स. सो फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, फाइनेंशियल डेटाबेस क्या है, ये ओपीएज कहलाता है. सो टूल्स एंड टेक्निक्स आपकी एक्सपर्ट जजमेंट है, डेटा एनालिसिस है और मीटिंग्स है. सो एक्सपर्ट जजमेंट इज एन एक्सपर्ट एडवाइस वी सॉट फॉर डेवलपिंग द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान. ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आपका कोई कंपनी के अंदर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो कि उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. देन डेटा एनालिसिस, यू कंडक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा एनालिसिस टू डिटरमिन के प्रोजेक्ट क्या हम खुद करेंगे पैसे जनरेट, या हम बोरो करेंगे, लीज ऑप्शन करना है, मेक करना है या बाय करना है, रेंटिंग की ऑप्शन है, लीज की ऑप्शन है. तो उसकी बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन लेते हैं. एंड देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स जो कि हम हेल्ड करते हैं. सो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान हमारा एक डेवलप होता है, ये आउटपुट होता है प्रोसेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान की. ये प्लान डिस्क्राइब करता है कि कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विल बी एस्टिमेटेड, हाउ द बजट इसका डेवलप होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगी. सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूड यूनिट ऑफ मेजर्स. इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, हम बनाते हैं 10, 100, 1000, हम प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं. यूनिट्स हमारे आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, हम उसके ऊपर हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो इसकी बेसिस के ऊपर हम अपना कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान करते हैं. अच्छा, जब भी आप इंसेप्शन में होते हैं या आप प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी या कम होगी? हाई होगी सर. जब आप प्रोजेक्ट को इंसेप्शन में होते हैं तो आपकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी हाई होगी कैलकुलेशन की या बजटिंग की? जी जनाब. लेवल ऑफ एक्यूरेसी सर कम होगी उस वक्त. जी कम होगी इस पर. लेवल ऑफ एक्यूरेसी शुरू में कम होती है और फिर जो है वो ज्यादा होती है. सो लेवल ऑफ एक्यूरेसी शुरू में कम होती है, आपको चीजें क्लियर नहीं होती. सो लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज लो, बट एज द टाइम पासेस बाय देन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इंक्रीजेस. सो शुरू में लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज लो and then as the time approaches the level of accuracy becomes high. ठीक है. How the cost can be aggregated? शुरू में हमें डिटेल पता नहीं होती, हम कहते हैं कि बॉल पार्क कहते हैं कि यार इतने पैसे इस प्रोजेक्ट में लगेंगे. जैसे टाइम गुजरता जाता है हमें डिटेल का बेहतर पता चलता जाता है, तो हमें कहते हैं कि आइडिया हमारा क्लियर होता जाता है. सो हम जो हमारी लेवल ऑफ एक्यूरेसी बेहतर होनी चाहिए. तो एट द एंड ऑफ द टाइम शुरू में हम उसको कहते हैं रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, 30 to 50, 30 to 70% फ्लक्चुएशन होती है उस वक्त. फिर हम प्रेसाइजनेस की तरफ जाते हैं जो 5 से 10% या 5 से 15% की होती है जब हमें डिटेल्स क्रिएट हो जाती है. हाउ द कॉस्ट, हम कॉस्ट को कैसे करते हैं? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? किसी को आइडिया व्हाट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? जी जनाब, कोई आइडिया है कि जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? सर इसमें जो है हम डिफरेंट एक्टिविटीज का टाइम बाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं इन गैंट चार्ट या में जिस तरह, तो उसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं कि हम ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे, then this activity, then this activity. It's a deliverable oriented chart
और ये आपको दिखाता है कि आपका डिलीवरेबल ओरिएंटेड चार्ट है, और ये बेसिकली बताता ये है कि आपने क्या काम अचीव करना है इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए. सो इट्स अ डिलीवरेबल ओरिएंटेड, इट्स अ काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट जो कि आपको बताता है कि क्या क्या काम करना होगा. उसकी क्या आपस में टास्क का रिलेशनशिप है वो मेंशन नहीं होता, फर्दर डिटेल्स नहीं होती, बट ये बताया जाता है कि ये हमारा डिलीवरेबल ओरिएंटेड चार्ट है, ये हमने काम करना है. सो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं जो कि WBS में मेंशन होते हैं, नंबर होते हैं, उसके नीचे आपके मुख्तलिफ किस्म के वर्क पैकेजेस होते हैं, प्लानिंग पैकेजेस होते हैं. सो आप कॉस्ट को चेक करते हैं कंट्रोल अकाउंट लेवल पे, ये यूनिक कोड होता है, और अकाउंट नंबर्स दैट लिंक्स डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन. सो आपके कंट्रोल थ्रेशोल्ड्स कंपनीज ने डिफाइन किए होते हैं अपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में कि इतने के अंदर ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम इतने में अपना बजट मेंटेन करेंगे, बियॉन्ड दैट हमारे जो है वेरिएशन को हमें एस्केलेट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. वेरिएंस थ्रेशोल्ड द मॉनिटरिंग कॉस्ट सिस्टम होता है कि हमने कितना एग्री किया और हम एक्चुअली क्या परफॉर्म करें. इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ये वेरिएंस थ्रेशोल्ड होता है. So we plan will include performance measurement that will be used for the cost of project. The plan will specify reporting formats होंगे, additional details होंगी, funding की, currency exchange fluctuations की, cost recording की, जो इसका part होगा. So the plan will specify the reporting formats that will be used for monitoring and reporting your project cost, कि हम कैसे करेंगे उनको, cost fluctuations को कैसे डील करेंगे, ये हमारा प्लान का हिस्सा होगी. सो इसमें थ्रेशोल्ड्स आ जाएंगे, बेसिक लेवल ऑफ एक्यूरेसी आ जाएगी, परफॉर्मेंस मेजर्ड आ जाएंगी, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होंगे, ये हमारा प्लान का होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो हम एस्टिमेट्स होते हैं. प्रोसेस होता है जो डेवलप करता है अप्रोक्सीमेटली कि हमें अपने कितने मॉनेटरी रिसोर्सेज चाहिए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, उनको हम एस्टिमेट कॉस्ट कहते हैं. So cost are best possible outcomes of estimates that are developed. Estimates की assumptions को mention करना जरूरी क्यों है? जो हम estimate करते हैं cost को, उनकी assumptions को mention करना जरूरी क्यों है? उसका क्या reason है? जी जनाब. कॉस्ट एस्टिमेट्स, आज मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं, किस बेसिस पे कर रहा हूं, इसका एस्टिमेट करना मुझे इसलिए जरूरी है कि जब मैं बाद में 1 महीने 2 महीने बाद चेक करूंगा कि मैंने किस बेसिस पे एस्टिमेट किया, तो मुझे क्लियर हो. सो कॉस्ट एस्टिमेट्स आर बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स जो किसी बेसिस के ऊपर, किसी लॉजिकल चीज के ऊपर हम रखते हैं. हमारे एस्टिमेट्स एक्यूरेट होने चाहिए क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर होती है बजट के अगेंस्ट. अगर हमने एक्यूरेट नहीं किया, हमने ज्यादा कॉन्टेजेंसी रिजर्व रखे हैं, तो हमने ज्यादा चीजें रखी हैं, तो हमने ज्यादा क्वेश्चन रखा है, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आएगी, रियलिस्टिक नहीं नजर आएगी. और अगर हमने कम रखे हैं पैसे और हम एक्चुअल स्पेंड करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी नजर आएगी. सो हमें रियलिस्टिक रहना है. सो कॉस्ट एस्टिमेटिंग इटरेटिव प्रोसेस है, हमने एक्यूरेटली करना है. शुरू में रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है जो -25 to 75% होता है. लेटर ऑन जब डिटेल्स आती हैं तो हमारी रेंज जो है वो एक्यूरेट होती है. इसमें हमारी इनपुट्स हैं 4, टूल्स एंड टेक्निक्स 8 और डिफरेंट आउटपुट्स हैं. Inputs may we have project management plan, cost management plan, quality management plan. Then we have different kinds of documents, lesson learned register, what went right, what went wrong, project schedule, resource register, risk register. Then enterprise environmental factors are market conditions, government regulations. ये internal भी होते हैं, external भी होते हैं. OPAs आपकी policies हैं.